भगत सिंह के अलावा किशन सिंह की और 8 संतानें थी, जिसमें यह दूसरे नंबर। और इसी बीच जगत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद भगत सिंह के माता पिता भगत सिंह को नवाकोट के खालसा स्कूल में एडमिशन करवाने का। और जब कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन होता है तो ये करीब 14 वर्ष के होते हैं, लेकिन वे उसी टाइम उस अधिवेशन और वे तीनों साथी भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु फांसी के फंदे को खुद से खुद चूमते हुए। भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और उनके साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के डिसीजन से काफी परेशान हो गए थे। आजादी के जो सपने वो देख रहे थे वो अब उन्हें बिखरे हुए लग रहे थे। यही से भगत सिंह ने खुद कुछ कर दिखाने के बारे में सोचा। 28 सितंबर 1907 बंगा नामक गांव में एक लड़के का जन्म होता है, द मोस्ट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। जो बंगा गांव है आज के डेट में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन भारत के विभाजन से पहले यह पंजाब के लायलपुर में आता था। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम का सरदार किशन सिंह होता है। जो भगत सिंह के पिता होते हैं यानी किशन सिंह, वे 3 भाई होते हैं, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ये जो तीनों भाई होते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत ही क्रांतियां की और ब्रिटिश सरकार के नाकों में दम करते हैं, जिसके चलते जो ब्रिटिश सरकार होती है उन्हें आगे चलकर गिरफ्तार भी कर लेती है बिना वारंट के, और उनको इस जेल से छूटने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। लेकिन जब उस घर में भगत सिंह का जन्म होता है तो उसके ठीक है 1 से 2 हफ्ते बाद वे तीनों छूट जाते हैं और अपने घर आते हैं। ऐसे में उस लड़के का जन्म बहुत ही शुभ माना गया। तो इसी बीच इस शिशु को गोद में उठाकर जो किशन सिंह की माँ होती है यानी जय कौर, वो भगत सिंह को गोद में उठाकर बोलती है कि मेरा पुत्र कितना भागा वाला है, जिसके आते ही बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया। जरूर ही अब पिछले जन्म में कोई भगत रहा होगा। तो ऐसे में करके बोलते हैं कि ठीक है आज से हम इसको भगत सिंह ही बोलेंगे, भागा वाला भगत यानी कि भगत सिंह। इस बात पर जो भगत सिंह के पिता होते हैं यानी किशन सिंह, वो इनके बात पर सहमति होते हैं और उनके बात पर मोहर लगाते हैं, जिसके चलते उनका नाम उसी टाइम से भगत सिंह हो जाता है। इस प्रकार उस नन्हे शिशु का नामकरण भी हो जाता है। भगत सिंह के अलावा सरदार किशन सिंह के और 8 संतान थे, जगत सिंह, कुलबीर सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह। कुल मिलाकर 5 लड़के और बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर यानी कि सुमित्रा और बीबी शकुंतला 3 लड़की थी, जिसमें कि जो भगत सिंह होते हैं वे दूसरे नंबर पर होते हैं। देखिए जो पंजाब के लोग होते हैं यानी कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनके नाम क्या क्या सरदार लगाया जाता है, और जो औरतें होती हैं उनके नाम क्या कि बीवी लगाया जाता है। भगत सिंह का पालन पोषण बहुत ही प्यार से हुआ। इनको इनके माता पिता के अलावा चाचा चाची और दादा दादी, यहाँ तक कि जो बाहर से लोग थे, मतलब कि जो घर परिवार द्वार के लोग थे, वे भी इनको गोद में उठाकर खिलाने लगते थे। तो समय बीतता गया, भगत सिंह की जो शिक्षा को लेकर सभी लोग परेशान होते हैं। देखिए भगत सिंह की एक्चुअली में जो शिक्षा होती है पहले तो अपने घर इनके माता पिता से प्राप्त होती है, क्योंकि जो छोटे बालक की पहली शिक्षा होती है वे अपने घर से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो उनके भगत सिंह के पिता होते हैं किशन सिंह, उनका एडमिशन गाँव के एक प्राइमरी स्कूल में करवाए थे, जिसमें पहले से ही जगत सिंह उस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह का इस स्कूल में एडमिशन होने के चलते इनके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। जो जगत सिंह होते हैं भगत सिंह से केवल कुछ ही साल बड़े होते हैं, लेकिन इन दोनों के भाई के बिहेवियर में बहुत ही अंतर होता है। जहाँ जगत सिंह अपने पढ़ाई को लेकर टेंशन में हुए रहते थे, वहीं पर जो भगत सिंह होते हैं वे पढ़ाई को छोड़कर खेल कूद, मौज मस्ती इत्यादि में अपना ध्यान लगाए रहते थे। बात यह भी नहीं है कि भगत सिंह को पढ़ने में मन लगता था, भगत सिंह पढ़ने में बहुत ठीक ठाक ही थे, लेकिन इनका जो विचार था वह पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर जाता था। जो भगत सिंह होते हैं वे हमेशा अपने ख्याल में डूबे हुए रहते हैं, जिसके चलते जब इनकी क्लास की छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी होने के बाद जो स्कूल के बाउंड्री यानी कि जो 4 दीवार होती हैं उसे लांग कर कहीं दूर बगीचे में चले जाते हैं और वहां पर उड़ती आकाश में पक्षियों को देखने लगते हैं। देखते चलते जो जगत सिंह होते हैं क्लास के छुट्टी होने के बाद इनको खोजते खोजते वहां पर पहुंच जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि भगत सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह बोलते हैं मुझे यहाँ पर आकर असीम शांति मिलती है, और वे बोलते हैं कि मानो कि मैं आकाश में स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ रहा हूँ। जगत सिंह और भगत सिंह में काफी स्नेह और प्यार हुआ होता है, जिसके चलते जो जगत सिंह और भगत सिंह होते हैं दोनों साथ साथ कहीं घूम जाते हैं। यहाँ तक कि इनके बावजूद जब ये दोनों साथ साथ कहीं जाते तो घर के बाहर जो लोग होते हैं वो इनके बारे में बोलते हैं कि इन दोनों भाइयों का साथ राम लक्ष्मण की तरह है, जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। जिसके चलते जो भगत सिंह की माँ होती है वे घबरा जाती हैं और इन दोनों की नजर उतारने लगती है। लेकिन क्या करें, भगवान को कुछ अलग ही मंजूर होती है। जब एक दिन जगत सिंह अपने विद्यालय से पढ़कर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें तेज बुखार हो जाते हैं, जिसके चलते घर आते ही वे और बीमार हो जाते हैं और शाम तक उनका तबीयत इतना खराब हो जाता है कि वे बिस्तर पकड़ जाते हैं। जल्दी से वैद्य आता है और इनका इलाज करना शुरू करता है, लेकिन जो दवाइयाँ होती है इन पर बेअसर हो जाती हैं, जिसके चलते दिन प्रतिदिन उनका हालत और खराब होने लगता है। और जो जगत सिंह होता है 11 वर्ष की आयु में ही इस दुनिया का छोड़कर चल जाते हैं। इन सब का प्रभाव उनके घर पर बहुत ही बुरा पड़ा, लेकिन इसका अलग प्रभाव हमारे भगत सिंह को देखने को मिलता है, क्योंकि जो भगत सिंह और जगत सिंह होते हैं ये दोनों काफी एक दूसरे के करीबी थे और दोनों भाई भी थे, जिसके चलते जगत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद भगत सिंह एक अलग ही सदमे में चल जाते हैं। वे चुपचाप अकेले किसी कोने में बैठे रहते और किसी के बोलने पर भी नहीं बोलते थे। उस नन्हे बालक की मनोदशा को देखकर जो इनकी माँ विद्यावती होती हैं अपने पति किशन सिंह से बोलती हैं कि जो करना है जल्दी कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि हम भी अपने इस बच्चे को भी खो दें। इस बात से किशन सिंह गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो इस घर थी इस घर में जगत सिंह की काफी यादें मौजूद थी, जिसके चलते ये इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। तो ये अपने पिता अर्जुन सिंह से इस बारे में बात करते हैं
और अपने पिता से आज्ञा लेकर वे अपने घर को छोड़कर अपने पूरे परिवार सहित नमाकोट चल जाते। वहाँ पर इनकी कुछ जमीन जायदाद भी होती है, जिसके चलते ये यहाँ पर ही बस जाते हैं। देखिए, भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव में हुई थी। तो जो भगत सिंह के पिता होते हैं किशन सिंह, इनको हाई स्कूल में एडमिशन करवाने का सोचते हैं। तो उस टाइम नवाकोट में सिखों के लिए खालसा स्कूल था, जिसमें कि सारे सिख धर्म के लोग उस स्कूल में अपने लड़के का एडमिशन करवा देते। लेकिन जो वह खालसा स्कूल होता है वहाँ पर तो पढ़ाने वाले भारतीय होते हैं, लेकिन जो भारतीय होते हैं अंग्रेज के टिट्टू पिट्टू थे, मतलब कि वो अंग्रेज के तलवे चाटने वाला होते हैं। तो इस कंडीशन में जो किशन सिंह होते हैं अपने भगत सिंह का एडमिशन उस स्कूल में कैसे करवा पाते, क्योंकि जो किशन सिंह के सारे पूर्वज थे वे अंग्रेजों का काफी पहले से ही विरोध करते आ रहे थे। तो ये अपने बेटे भगत सिंह को अंग्रेजों की छत्र छाया में नहीं पलने पड़े थे, जिसके चलते ये अपना लड़के का एडमिशन यानी भगत सिंह का एडमिशन वहाँ के एक डीएवी स्कूल में करवाए थे। यहाँ पर भगत सिंह अंग्रेजी उर्दू के साथ साथ संस्कृत का भी स्टडी करते हैं। जो भगत सिंह होते हैं इनमें देश के प्रति भक्ति इनमें बचपन से मौजूद होती है, लेकिन इन सभी विचारों का पनपने का अवसर उन्हें यहाँ से मिलता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो यह वही स्थान होता है जहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का वास्तविक जन्म होता है। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ होता है, जिसमें कि दुनिया भर के देश दो गुट में बढ़कर एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे। इन सभी में जो इंग्लैंड होता है वो भी अपना भूमिका निभा रहा होता है, जिसके चलते ये बात इंडिया में फैल जाती है। तो इंडिया के जो लोग होते हैं विद्रोह करने लगते। तो एक तरफ उस युद्ध को नियंत्रण करना और एक तरफ इस भारत को नियंत्रण करना ब्रिटिशों के लिए नहीं हो रहा था, जिसके चलते आगे चलकर ब्रिटिश सरकार 18 मार्च 1919 को पूरे भारत में रॉलेट एक्ट पारित कर दी। यह एक ऐसा एक्ट होता है जिसके चलते लोगों को बिना किसी वारंट के, बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया जा सकता था और लोगों पर मुकदमा चलाने का भी कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के चलते इंडियन पॉलिटिशियन को बिना किसी वजह के जेल में ठूस दिया जाता है, जिसके चलते लोगों में रोष की भावना उत्पन्न होती है और वे विद्रोह करने पर तुल जाते हैं। यहाँ तक जो महात्मा गांधी होते हैं वे भी इस एक्ट को हटाने के लिए सरकार से अपील करते हैं, लेकिन जो सरकार होती है इनके अपील को बर्खास्त कर देती है। तो जो गांधी जी होते हैं वे 30 मार्च 1919 को भारत में अहिंसात्मक हड़ताल का आह्वान करते हैं, लेकिन कुछ कारण यह हड़ताल रुक जाती है और इस हड़ताल को 6 अप्रैल 1919 को फिक्स कर दिया जाता है। तो जब 6 अप्रैल 1919 को यह हड़ताल होता है तो पूरे भारत में सरकारी गैर सरकारी काम बंद हो जाती है और जो स्कूल होते हैं उनके विद्यार्थी लोग भी इस हड़ताल में जुड़ जाते हैं। इसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो जब यह सत्याग्रह होता है जिसके चलते महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी गिरफ्तार होने के बाद लोगों में हिंसा की भावना और उत्पन्न होती है, वे जगह जगह पर प्रदर्शन और विरोध करने लगते हैं, जिसके चलते महात्मा गांधी खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस सत्याग्रह को वहीं पर रोक दे। तो इस रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब में भी डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे, जिसे आगे चलकर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके चलते लोगों में और आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है और वे उसके ठीक 1-2 दिन बाद कमिश्नर के बंगले से अपना जुलूस निकाल देते। इन सब होने के बावजूद जो वहाँ पर अधिकारी होता है वह उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है। तो जो ब्रिटिश सरकार की सेना होती है उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला जाती है और जिसके चलते वहाँ की जो सड़कें होती है वे खून से लथपथ हो जाती है। भीषण नरसंहार लोगों को पूरी तरह विचलित कर देता है, जिसके चलते आगे चलकर 13 अप्रैल 1919 को जो क्रांतिकारी होते हैं वे जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो जनरल डायर होता है वो आ जाता है, जो कि ब्रिटिश सरकार का अधिकारी होता है वो आता है और जालियांवाला बाग में जितने भी बाहर जाने के रास्ते होते हैं वैसे बंद करवाता है और उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करवा देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के सारे रास्ते जाने के बंद थे, तो बीच में कुआं होता है जिसमें कि सभी लोग कूदना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी कुएं में भी लोग कितने देर तक तैर पाते, तो कुछ देर बाद वे लोग उसी में मर जाते हैं। इस हमले के चलते बहुत से लोगों की जान जाती है। और अगर आपको और भी जालियांवाला बाग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उस पर मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो जैसे कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसका ठीक अगले दिन बाद जो भगत सिंह होते हैं उस बाग में पहुंचते हैं और उस बाग में मौजूद खून सरा की मिट्टी को एक शीशे में उठाते हैं और अपने घर आते हैं। क्योंकि जो भगत सिंह होते हैं उस दिन अपने स्कूल की छुट्टी होने के दौरान ही वहाँ पर जाते हैं, तो घर आने पर उनकी लेट होती है, जिससे चलते उनके बहन पूछती है कि इतना देर क्यों हो गया। तो जो भगत सिंह होते हैं शीशे में मौजूद मिट्टी को दिखाते हुए बोलते हैं कि आज अंग्रेजों ने हमारे भारत के बहुत से लोगों का जान ले लिया है। और ऐसे बोलने के बाद फूल तोड़कर लाते हैं और उस शीशी के चारों तरफ धर देते हैं। ये सब लगातार कुछ दिनों तक करते हैं। इन सभी घटनाओं के चलते भगत सिंह के मन में और भी क्रांति की लहरें दौड़ने लगती है। देखिए, ऐसे तो इनमें बचपन से ही क्रांतिकारी के लक्षण मौजूद होने लगे थे, क्योंकि जब बचपन में ये अपने खेत में कुछ बीज बो रहे थे तो इनसे जब पूछा जाता है कि तुम क्या बो रहे हो तो ये बताते हैं कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। और इसके अलावा जब इनके पिताजी एक दिन खेत में जब कुछ रोप रहे थे तो ये पिताजी से पूछते हैं कि आप क्या बो रहे हैं, तो इनके पिताजी बोलते हैं कि मैं अनाज बो रहा हूँ, जिसके चलते फसल अधिक मात्रा में मिले। तो इतने भगत सिंह बोलते हैं कि अगर हम फसल के बजाय बंदूक बो दें तो कितना अच्छा होता है, उसे हम अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल भी करते। तो इन्हीं सभी विचार के चलते भगत सिंह के जो लक्षण थे वे क्रांतिकारियों से मिलते जुलते थे। तो इस सब बात सुनकर जो भगत सिंह के पिता किशन सिंह होते हैं वे भी बहुत अचंभित हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगत सिंह डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, तो इस स्कूल में मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद ये मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पर इसी कॉलेज में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुखदेव और यशपाल से इनका परिचय होता है और वे तीनों मित्र बन जाते हैं। तो इसी बीच कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिस समय ये सिर्फ क्लास 9 में पढ़ रहे थे और इनकी आयु सिर्फ 14 वर्ष थी।
लेकिन इसके बावजूद भी उस अधिवेशन में भाग ले लेते थे। आयु थी सिर्फ 14 वर्ष, लेकिन अनेक क्रांतिकारी संस्थाओं में भाग लेने लगे थे। तो इस प्रकार ये तीनों दोस्त भगत सिंह, यशपाल और सुखदेव, इन तीनों के विचार भले ही अलग होते हैं, लेकिन ये तीनों पक्के दोस्त थे और इन तीनों में देश के लिए कुछ कर जाने की छटपटाहट। और एक दिन में तीनों रावी नदी में नौका विहार के लिए निकलते हैं और रावी नदी के बीच में जाकर ये तीनों उस नाव पर बैठे ही आपस में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग देश के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। और प्रतिज्ञा करने के बाद वे लोग वहां से चल जाते। तो इस प्रतिज्ञा के चलते भगत सिंह को देश के क्रांति में भाग लेना होता है, तो ये कॉलेज छोड़ने का फैसला करते हैं। तो इसके लिए अपने पिता किशन सिंह से भी अनुमति लेते हैं, जिसके चलते उनके जो पिता होते हैं अनुमति देते हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय आंदोलन में कूद जाते हैं। पहला जो काम था जो कि ये अपने हृदय में लिया होते हैं वह था स्वदेशी का प्रचार और विदेशियों का बहिष्कार। तो उन्होंने इस काम को टोलियां बनाकर बहुत जोरों शोरों से किया। कहीं कहीं पर ये लोग विदेशी वस्त्रों को भी जला देते थे, जिसके चलते अंग्रेज बहुत ही गुस्सा होते थे। यह आंदोलन भी पूरे देश में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है। दिन होता है 5 फरवरी 1922, जिसमें जो कांग्रेस होता है अपना जुलूस निकालते हैं और इस जुलूस के जो कुछ मेंबर होते हैं वे 21 ब्रिटिश पुलिसों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनके उसी थाने बंद करते हैं और उस पूरे थाने को आग लगाते हैं। उसके जैसा यह कांड मुंबई और मद्रास में भी हुआ। इस घटना के चलते जो कांग्रेस होती है इन सभी आंदोलन को रोक देती है। इस आंदोलन में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जेल में होते हैं। यह आंदोलन रुक जाने के बाद भगत सिंह के मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं कि कुछ घटनाओं के चलते इस आंदोलन को रुक जाना ठीक है। भगत सिंह जो होते हैं वे हिंसा और अहिंसा के मार्ग से बहुत ही दूर हुए। तो इसी बीच इनको एक महान शहीद करतार सिंह की आदर्श सामने आते हैं। जो करतार सिंह होते हैं वे भी उस टाइम का एक क्रांतिकारी थे, जिससे जो ब्रिटिश सरकार होती है वे फांसी की सजा सुनाती होती है। तो जब करतार सिंह फांसी पर जा रहे थे तो वे ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद करते, क्योंकि जो उस टाइम फांसी की सजा होती थी वह हर क्रांतिकारी अभिलाषा करता, मतलब कि उस टाइम फांसी की सजा उनके लिए सम्मान की बात होती। देखिए जब आंदोलन बंद हो जाता है तो भगत सिंह को फिर से उसी कॉलेज के अकादमी, जिसका नाम होता है परमानंद, 2 महीने की तैयारी कराकर एडमिशन करवाए थे। जब भगत सिंह ने यह स्कूल छोड़ा था तो शायद वे 9वीं कक्षा में थे। ये जो कॉलेज होती है इनको पढ़ने के साथ साथ देश के प्रति देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्र के लिए समर्पित होने की भी प्रेरित करती और राष्ट्र के लिए कष्ट सहने के लिए भी प्रेरित करती। इसी बीच जब वे स्टडी कर रहे होते हैं तो फ्रांस के महान क्रांतिकारी बेला के विचारों से प्रभावित होकर असेंबली में बम पटक देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। दिन बीतता गया। इसी बीच इनको पढ़ते पढ़ते एक महाभारत नामक नाटक हाथ लगता है, जो कि ये अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। तो उस नाटक का नाम कुछ संशोधन करके कृष्ण विजय रख देते हैं और उस नाटक में अंग्रेजों को कौरव का पाठ दिया और जो कांग्रेस थे वे पांडव का पाठ निभा रहे थे। इस नाटक में भगत सिंह ने भी खूब जमकर पाठ किया। इस नाटक में जो भगत सिंह होते हैं वे भीम का पाठ कर रहे होते हैं और इनके जो मित्र सुखदेव सिंह होते हैं वे दुर्योधन का पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन जो दुर्योधन का पाठ था वह कौरव का पाठ था। तो जो कौरव का पक्ष था वे अंग्रेज निभा रहे थे, जिसके चलते सुखदेव सिंह को यह पाठ मिलना मुश्किल होता है और अंग्रेजों और कांग्रेस में कुछ विवाद हो जाता है इसके चलते, और अंग्रेजों और कांग्रेस में इस बात से विवाद हो जाता है और जिसके चलते यह नाटक को भी रोक दिया जाता है। तो आगे चलकर 1923 में ये FA पास करते हैं और BA के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। तो उस टाइम ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल के संपर्क में आते हैं और जो सचिंद्र सन्याल जी होते हैं वे भी भगत सिंह के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते हैं। दिन बीतता गया और इसी बीच भगत सिंह के घर इनके शादी का प्रस्ताव आता है, लेकिन जो भगत सिंह होते हैं इनको शादी नहीं करनी होती, इनको पहले देश के लिए कुछ करना होता है। तो लाख मना करने के बावजूद जब इनके पिता नहीं मानते हैं तो एक दिन निर्णय करते हैं कि ये घर छोड़कर ही चले जाएं। तो किसी एक दिन बाद ये पढ़ने के बहाने लाहौर जाते हैं और वहीं से अनजान जगह पर कहीं जाकर रहने लगते हैं और घर से भागने से पहले अपने पिता को एक पत्र भी लिख देते हैं, जिसमें कि ये साफ साफ लिखते हैं कि मेरी जिंदगी आजादी या हिंद के लिए समर्पण हो चुकी है और मैं इस शादी के बंधन में बंधना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफी फरमाएंगे। और जब ये घर से भागते हैं तो वापस 6 महीने के बाद आते हैं और वह भी जब इनके दादी की तबीयत पूरा खराब होती है। तो जब दादी जी ठीक हो जाती हैं तो इनका लाहौर आना जाना शुरू हो जाता है। देखिए भगत सिंह के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम ही है। तो जब ये लाहौर जाते थे तो उस टाइम इनको एक और साथी मिल जाता है जिसका नाम होता है राजगुरु। वे पुणे कराने वाले होते हैं। तो वे लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गतिविधियों में काम करते थे। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चुपके से बहुत सी क्रांतियां। समय बीतता गया और साल आता है 1928, जिसमें कि जो लाला लाजपत राय होते हैं वे साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जुलूस निकालते हैं, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार होती है इन पर लाठीचार्ज करवाती है, जिसके चलते ये बहुत घायल हो जाते हैं और घायल होने के ठीक 1-2 सप्ताह बाद दिल का दौरा पड़ जाने से इनकी मृत्यु होती है। देखिए जो लाला लाजपत राय होते हैं उस टाइम का ये भी बहुत महान क्रांतिकारी होते हैं और जिस कॉलेज में भगत सिंह पढ़ रहे थे यानी कि जो नेशनल कॉलेज था उसका भी स्थापना लाला लाजपत राय नहीं करवाया। इसके चलते जो लाला लाजपत राय होते हैं भगत सिंह के बहुत ही करीबी होते हैं। तो जब भगत सिंह को इन सब के बारे में पता चलता है तो उस टाइम भगत सिंह और राजगुरु HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। तो उस टाइम ये एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। देखिए वे दरअसल एक ब्रिटिश पुलिस जेम्स वाट की हत्या करना चाहते थे, क्योंकि उसने ही लाठी चार्ज का परमिशन दिया होता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो जब उस पुलिस को मार देते हैं तो उस पुलिस को मारने के
के बाद वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो वहां से भागने के बाद भगत सिंह और उनके जो साथी थे सुखदेव सिंह और राजगुरु, वे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का घोषणा कर देते। तो भगत सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उन पर उस टाइम कोई दोष भी नहीं लगा। तो ऐसे में दिन आता है अप्रैल 1929, इसमें कि जब भगत सिंह दोबारा सामने आते हैं तो एक और सहयोगी के साथ मिलकर, जिसका नाम होता है बटुकेश्वर दत्त, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम पटक देते हैं, जिसके चलते ये दोनों पकड़े जाते हैं और इन दोनों को ब्रिटिश सरकार जो होती है गिरफ्तार कर लेती है। जब भगत सिंह गिरफ्तार होते हैं तो सुखदेव सिंह और राजगुरु को भी उस ब्रिटिश पुलिस की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो बटुकेश्वर दत्त होते हैं इनको कारावास की सजा होती है, लेकिन जो भगत सिंह और इनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव सिंह होते हैं इनको फांसी की सजा होती है। देखिए, इनको फांसी 24 मार्च को दी होनी होती है, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि कहीं लोगों का भीड़ विद्रोह न कर दे और जेल पर धावा न बोल दे और इन लोगों को कहीं आजाद न कर दे, जिसके चलते 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को ही शाम के करीब 7:33 पर इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को, लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। देखिए, जब इनको फांसी हो रही होती है तो फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु जो होते हैं वे मस्ती में गाते गाते जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसका अर्थ है मेरे वस्त्र को बसंती रंग में रंग दो, यानी कि मेरे कपड़े को केसरिये रंग में रंग दो। और जब वे फांसी के फंदे के पास जाते हैं तो वे तीनों इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपने फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने हाथों से गले में डालते हैं और उस फंदे पर खुशी खुशी लटक जाते हैं, जिसके चलते हमारे भारत के वे तीनों सपूत शहीद हो जाते हैं। देखिए, भगत सिंह पर बहुत कुछ लिखा गया है और आगे भी लिखा जाएगा। देखिए, जिस टाइम भगत सिंह को फांसी हुई थी उस टाइम इनकी आयु 21 वर्ष 5 महीने और 26 दिन की हुई थी, और जिस दिन भगत सिंह और इनके दो साथी सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी यानी 23 मार्च को, उस दिन को हम शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।